इसी के साथ रुक कर लेते हैं अपने खास सेगमेंट रिपोर्टर्स लाइव का, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से लगातार संवाददाता जुड़ते हैं और जानकारी देते हैं कि उनके शहर की क्या कुछ खास गतिविधियां हैं। और इसी बीच हमारे साथ यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। उनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली हैं। तो राघवेंद्र, बताएं कि उत्तर प्रदेश में अभी किस तरह की हलचल तेज होती हुई मौसम को लेकर भी आपसे अपडेट लेना चाहेंगे और गतिविधियां राजधानी लखनऊ में किस तरह से। बिल्कुल मनीषा, अगर राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस तरह से कल शाम को 6:30 बजे खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की गई थी, उनकी प्रस्तावना को देखा था, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश निर्गत किए हैं कि हर विधानसभा में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाए और इतना ही नहीं, हर मंडल में, हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाए और जो भी मिनी स्टेडियम बने, स्पोर्ट्स कॉलेज बने। जो मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, जो खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, उससे जोड़ा जाए। तो एक तरह से खेल को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि अगर हर विधानसभा में मिनी स्टेडियम होंगे, हर कमिश्नरी में स्पोर्ट्स कॉलेज होंगे, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बच्चों को भागना नहीं पड़ेगा। जो भी खेल में अपनी प्रतिभा रखते हैं, उनको अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए, खेल की सुविधा लेने के लिए और खेल में अपना भविष्य तलाशने के लिए मार्ग सुगम हो जाएगा और वो अपने ही कमिश्नरी में अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपने भविष्य को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए तो आज अयोध्या दौरे पे जा रहे हैं मुख्यमंत्री, जहां पे मंडपम का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और राम मंदिर का भी दर्शन करेंगे। इसके अलावा वहां के जनप्रतिनिधियों से एक भेंट मुलाकात करेंगे। उसके पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय कार्यक्रम दिल्ली का है। आज शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले जाएंगे, जहां कार्यक्रम में भारत मंडपम में जो कार्यक्रम हो रहा है पीएम की अगुवाई में, वहां पे शामिल होंगे। जो भी प्रदेश का एक खाका है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का, पूरे देश का जो खाका है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का, उस बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री 2 दिन बाद वहां से वापस कर लें। तो जिस तरह से बिजली विभाग के कर्मचारियों का बिजली के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर कल जो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, उन्होंने अपने प्रमुख सचिव के साथ और अपने MD के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। अब देखना होगा कि कर्मचारियों का जो विरोध प्रदर्शन है निजीकरण से बचने के लिए, कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, उस पर सरकार का क्या अगला कदम होता है। इसके अलावा मौसम की बात कर लें तो पिछले दिनों जिस तरह से तेज़ आंधी तूफान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तूफान आए, जगह जगह पेड़ गिर गए, उखड़ गए। इसके अलावा तमाम जान माल का हानि का नुकसान हुआ, कि ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ और 64 लोगों की पूरे प्रदेश में मौत हो गई इस आंधी तूफान, ओलावृष्टि और बिजली गिरने से। तो मुख्यमंत्री ने उस पर एक सर्वे कराया। उस सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारियों द्वारा जो सर्वे भेजा जा रहा है, सबको उचित मुआवजा देने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम नेपाल के समीपवर्ती जनपदों की ठीक है राघवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। ईशा, तो अभी फिलहाल प्रदेश में और चंडीगढ़ में किस तरह की गतिविधियां, किस तरह की खास प्रमुख खबरें और ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड में क्या कुछ खास अपडेट? जी मनीषा, सबसे पहले देखिए, जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा की बात करना चाहूँगी। जिस तरीके से अगर बात करें हरियाणा पुलिस की, उनकी तरफ से रिमांड 7 दिन की मांगी गई थी बीते कल, लेकिन वहाँ पर जज की तरफ से जिस तरीके से हरियाणा जिला अदालत में, हिसार जिला अदालत में उसे पेश किया गया और महज 4 दिन का उसे रिमांड मिला है। यहाँ पर पुलिस का देखिए तर्क ये दिया गया है कि उसके लैपटॉप और मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए मधुबन की लैब में भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट 2 या 3 दिन में आएगी। उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ जिस तरीके से उसके लिंक सामने आए हैं, तो ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जो ज्योति ने उनके साथ साझा किए हैं। ऐसे में पुलिस की तरफ से तो रिमांड 7 दिन की मांगी गई थी, लेकिन 4 दिन की मिली है और इन 4 दिन की रिमांड में दूसरे राज्यों की पुलिस जहां जहां पर ज्योति गई है बॉर्डर्स एरिया में और जहां जहां उसने वीडियोस बनाई हैं, उसके संबंध में जो दूसरे राज्यों की पुलिस है वो भी उसके साथ पूछताछ करेगी। लेकिन इसके अलावा अभी अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी जो पंजाब पुलिस है उनके पास जिस तरीके से गुरदासपुर से 2 जासूस पकड़े गए थे, उनसे जांच पड़ताल में नए खुलासे हुए हैं, जिसमें ये निकलकर सामने आए हैं कि जो सरहदी इलाके हैं पंजाब के,
वहाँ से 10 से 11 जो युवक हैं वो कहीं ना कहीं जो आईएसआई खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, उसके लिए जासूसी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब लगातार जो इंटेलिजेंस है वो सतर्क हो चुकी है और पूरे मामले की जांच यहाँ पर की जा रही है। एनआईए की बात करें तो एनआईए की तरफ से भी पंजाब के जो सरहदी इलाके हैं उसमें निगरानी बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में जो लगातार जासूसी करते हुए नजर आ रहे हैं उनकी धरपकड़ जारी है। लेकिन जो सूचना मिली है उसके मुताबिक पंजाब ही नहीं, जम्मू कश्मीर और राजस्थान से भी बड़ी संख्या में जासूसों की गिरफ्तारी की जा सकती है। इसके अलावा जासूसी के मामले में ज्योति मल्होत्रा को जिस तरीके से पकड़ा है 2 और 3 दिन के बीच, जिस तरीके से उसके लैपटॉप और मोबाइल की जो फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट है वो आ जाएगी सामने, उसके बाद ये खुलासा होगा कि अगर उसके संबंध है आतंकियों के साथ तो किस तरीके से है, किस तरीके के उसने साक्ष्य साझा किए हैं या नहीं। लेकिन हाल फिलहाल हरियाणा पुलिस की तरफ से भी प्रेस नोट ये जारी किया गया है कि अभी तक की जांच में आतंकियों के साथ ज्योति मल्होत्रा के किसी तरीके के लिंक सामने नहीं आए हैं। हालांकि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ उसके संबंध सामने आए हैं, लेकिन इसका खुलासा फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगा। बड़ी खबर की बात करें दूसरी जो है, देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर बात करें तो वो दिल्ली में मौजूद हैं। बीते कल उन्होंने तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है और वो दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात करना चाहते हैं। अगर उनकी आज मुलाकात होती है तो उनकी तरफ से पहले ही कहा गया है कि वो प्रधानमंत्री को एक पत्र सौंपेंगे जिसमें मांग करेंगे कि तुर्की से जो सेब आयात यहाँ पर होता है वो ना हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो बागवानी राज्य है जहाँ पर सेब का जो उत्पादन है, पैदावार है, बड़ी संख्या में होता है। और मुख्यमंत्री का कहना है कि तुर्की के सेब जो आयात यहाँ पर होते हैं उसका कहीं ना कहीं नुकसान हिमाचल प्रदेश के बागवानों को होता है। और तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद की है, ड्रोन लगातार तुर्की भेज रहा था, हथियार तुर्की भेज रहा था, जिस तरीके से पाकिस्तान को जो 4 दिनों तक युद्ध चला है भारत के साथ, तो ऐसे में तुर्की का बहिष्कार लगातार किया जा रहा है। आज अगर मुलाकात संभव होती है तो तुर्की के खिलाफ ये मांग मुख्यमंत्री रखने वाले हैं। तीसरी बड़ी खबर की बात करें मनीषा, जिस तरीके से कोविड के मामले अब सामने आ रहे हैं तो चंडीगढ़ में भी डीसी की तरफ से आज एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है जिसमें एहतियात के तौर पर यह जाना जाएगा कि सभी तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है या नहीं। हालांकि कोविड-19 के मामले अभी फिलहाल चंडीगढ़ में कोई सामने नहीं आए हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर पहले ही सतर्कता यहाँ पर बढ़ती जाएगी। आज अगर समीक्षा बैठक में कोई निर्णय लिया जाता है तो उस पर नजर रहेगी कि क्या मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब जो पिछली बार भी हमने देखा था जब कोविड-19 के मामले सामने आए थे उस दौरान इस तरीके की हिदायतें जारी की गई थी, वो हिदायतें आज जारी होती है या नहीं। हालांकि आज अभी तक की बात करें तो कोई मामले कोविड-19 के यहाँ पर सामने नहीं आए हैं। अगर हम पानी की विवाद की अगर बात करें तो देखिए इस वक्त पंजाब और हरियाणा के बीच जो पानी का विवाद है वो चल तो रहा है, लेकिन बीबीएमबी की तरफ से नई शर्तों के तहत हरियाणा को पानी दिया जा रहा है 10,300 क्यूसेक। लेकिन केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है कि जो नंगल डैम है जहां से हरियाणा को पानी आता है वहां पर अब सीआईएसएफ की तैनाती कर दी गई है। 296 सीआईएसएफ वहां लगा दिए गए हैं, जिसका विरोध पंजाब के मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि ये कहीं ना कहीं बदलाखोरी की भावना से काम कर रही है केंद्र सरकार, क्योंकि हरियाणा को पानी नहीं दिया गया था, जिसके चलते केंद्र की बीजेपी सरकार की तरफ से अब सीआईएसएफ वहां पर लगाई गई है। पहले पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री पंजाब ने वहां तैनात किए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि सीआईएसएफ का जो खर्चा होगा वो पंजाब सरकार को वहन करना होगा। तो ऐसे में जो पंजाब पुलिस वहां पर तैनात थी वो निःशुल्क वहां पर काम कर रही थी। तो भेदभाव का आरोप यहाँ पर प्रधानमंत्री पर सीधे तौर पे लगाया है मुख्यमंत्री ने। और जिस तरीके से कल की बात करें तो नीति आयोग की बैठक दिल्ली में होने वाली है, उसमें उनका कहना है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और कल की बैठक में पंजाब कहीं ना कहीं जी ठीक है ईशा, आगे भी आपसे खबरों की जानकारी लेंगे। एक बार फिर से राघवेंद्र आपके पास आते हुए, राघवेंद्र उत्तर प्रदेश में जासूसी कांड पूरे मामले को लेकर आपके पास ताज़ा अपडेट क्या कुछ है? और देखिए ग्रेटर नोएडा में रह रही सीमा हैदर की गतिविधियों पर अभी किस तरह की नजर रखी जा रही है, क्योंकि देखिए जासूसी कांड के पर्दे जिस तरह से खुल रहे हैं और नेटवर्क का खुलासा जिस तरह से हो रहा है, परत दर परत खुलते हुए ये जानकारी हासिल हो रही है कि सभी ने लगभग नेपाल के रास्ते एंट्री ली थी और कुछ ऐसी ही एंट्री सीमा हैदर ने भी भारत में ली है। तो अभी
अभी वो भी जांच के घेरे में हैं और खुफिया एजेंसियों के द्वारा उन पर किस तरह से निगरानी की जा रही है और किस तरह से गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, इसको लेकर भी ताजा अपडेट दें। बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से सीमा हैदर आई, इसके अलावा जिस तरह से गाजियाबाद में, ग्रेटर नोएडा में गिरफ्तारियां हुई स्लीपर सेल्स मॉड्यूल के रूप में जो काम कर रहे थे, यहाँ की खुफिया जानकारियों को वहाँ के एएसआई वहाँ के लोगों को दे रहे थे, तो एक सवाल उठा कि आखिर इतने स्लीपर सेल और यहीं के लोग कैसे मिल गए हैं। अब नेपाल बॉर्डर की जहाँ तक बात करते हैं, तो जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से जिस तरह से इंटेलिजेंस का इनपुट मिला, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किया कि नेपाल बॉर्डर के जो समीपवर्ती जनपद हैं, हम चाहे पीलीभीत की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, या फिर बहराइच की करें, श्रावस्ती की करें, बलरामपुर की करें, सिद्धार्थनगर की करें या महाराजगंज की, ये जितने भी समीपवर्ती जनपद हैं, यहाँ 15 किलोमीटर के दायरे पे नेपाल बॉर्डर से सटे नो मैंस लैंड में जितनी भी अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं, उनको तोड़ा जाए। तो शासन प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा लगातार ये कार्रवाई अभी तक जारी है। रोज बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इतना ही नहीं, शैक्षणिक संस्था के नाम पे, कहीं मदरसे के नाम पे, कहीं मस्जिद के नाम पे अलग अलग इस तरह से निर्माण किए गए थे। जो अवैध कंस्ट्रक्शन थे, सरकार की नुजल जमीनों में थे, नो मैंस लैंड में थे, उन पे सरकार द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ये तोड़ की जा रही है। और कुछ ऐसे भी अवैध निर्माण है जिनको सील किया जा रहा है। इसके अलावा उस नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती जनपदों से भी कुछ गिरफ्तारियां एसटीएफ द्वारा की गई हैं। उनसे पूछताछ लगातार जारी है और पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ये कितनी जानकारियां यहाँ से दे पाते थे। नेपाल बॉर्डर से आना, चूंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था और भारत भी एक तरह से हिंदू राष्ट्र के रूप में पहले जाना जाता था, तो नेपाल बॉर्डर से आना जाना आसान है, क्योंकि साधारण एक प्रक्रिया है, भांसार की प्रक्रिया बन जाती है। आप सोनौली बॉर्डर से या फिर नानपारा बॉर्डर से आप तुरंत उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए जो भी इस तरह की अवैध गतिविधियों को संचालित करने वाले लोग होते हैं, नेपाल बॉर्डर का ही चयन करते हैं, क्योंकि वहाँ से उत्तर प्रदेश में आना और उत्तर प्रदेश से भारत के अन्य राज्यों में जाना, अर्थात पूरे भारत में जाना आसान होता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा वहाँ पे कड़ी निगरानी कर दी गई है, तमाम पुलिस फोर्स लगा दी गई है। इस समय आवागमन इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे अवैध निर्माण दिखे, अवैध गतिविधियाँ दिखीं, इतने सारे कंस्ट्रक्शन दिखे, ये जरूर बताता है कि ये एक दिन की तैयारी नहीं थी, बल्कि अब आतंकवादियों का या पाकिस्तान परस्त लोगों का सालों से ये तैयारी चल रही थी। तभी इस तरह के इतने अवैध निर्माण हो गए और वहाँ से अवैध गतिविधियाँ संचालित होने लगी। हालांकि सरकार पूरी तरह से उस पर नकेल कसने का काम कर रही है और जो भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनसे लगातार पूछताछ जारी है। बिल्कुल राघवेंद्र, सीमा हैदर को लेकर भी आपसे अपडेट लेना चाहा था कि किस तरह से उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। और ये सवाल देखिए इसलिए बनता है क्योंकि अगर ज्योति मल्होत्रा की गतिविधियों पर नजर डाली जाए तो वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही पाकिस्तान को, या कह सकते हैं आतंकिस्तान को, मैसेज अपना कन्वे कर रही थी। और रील बनाने के मामले में ये सीमा हैदर भी काफी ज्यादा चर्चा में रही है बीते दिनों, इसीलिए हमारे ये सवाल बनता है। बिल्कुल, हम ज्योति की बात कर लें, ज्योति मल्होत्रा की या सीमा हैदर की, या इस तरह के जितने भी गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं या पाकिस्तान से आकर के यहाँ की खुफिया जानकारियों को भेजते हैं, लोकल इंटेलिजेंस की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरह की गतिविधियों में संचालित लोगों को समय रहते क्यों नहीं पकड़ा। हालांकि ये इंटेलिजेंस का फेल्योर जरूर कहा जाए, लेकिन अभी समय चूँकि पहलगाम में हमला हो गया, उसके बाद से सरकार की चीर निद्रा टूटी और जो भी इंटेलिजेंस थे, पुलिस प्रशासन थे, अब सब पे निगरानी रखे हुए हैं। चाहे सीमा हैदर हो या फिर ज्योति मल्होत्रा हैं, इन लोगों के माध्यम से भी इनसे कौन कौन जुड़ा है, कहाँ पे ये मैसेजेस करते थे, कौन कौन से लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में या पंजाब में या अन्य राज्यों में छुपे हुए हैं और इनके माध्यम से अन्य खुफिया जानकारियाँ देते थे, उस पर एसटीएफ और पुलिस पूरी तरह से निगरानी तो रखी हुई है। एक जांच भी चल रही है कि और गिरफ्तारियां इनके माध्यम से किसकी हो सकती है। ईशा, एक बार फिर से आपके हमें पास इंतजार करना होगा आने वाले समय। ठीक है ईशा, आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच दिल्ली से हमारे साथ पल्लवी श्रीवास्तव भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पल्लवी, राजधानी दिल्ली को लेकर आज क्या कुछ प्रमुख खबरें रहने वाली हैं, क्या कुछ खास गतिविधियां राजधानी दिल्ली को लेकर?
देखिए मनीषा, अगर बात करते चलिए, दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से दिल्ली वालों को बड़ी बड़ी सौगात मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच जब मैनिफेस्टो में और अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम यमुना को स्वच्छ करेंगे और 3 साल का समय मांगा था दिल्ली वासियों से, इसको लेके कल गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय पे बैठक हुई थी, जिसमें जल मंत्री CR पाटिल भी मौजूद रहे थे और दिल्ली की मुख्यमंत्री CM रेखा भी मौजूद थी और इसको लेके बड़ी रणनीति बनाई गई। और दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होने पे पूरा जल भराव हो जाता है। इन सभी चीज़ों के निकासी को भी लेकर लगातार इसको भी लेके बैठक की गई थी और साथ में ही दिल्ली के रोड मैप की भी बात की गई थी। तो लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से दिल्ली में दिल्ली वालों के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काम करती हुई भी दिखाई दे रही है। इसी बीच अगर बात करते चले आशीष सूद की, जो मंत्री हैं CM रेखा के नेतृत्व में, तो उन्होंने भी आज एक बैठक बुलाई है सचिवालय में, जिसमें वो पूरा निरीक्षण करेंगे और वो शिक्षा मंत्री भी हैं, तो शिक्षा को लेके क्या कुछ गतिविधियां बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि लगातार जो पेरेंट्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उसके फीस बढ़ने को लेके लगातार सड़कों पे भी उतरते हुए दिखाई दिए हैं। तो इन सभी चीज़ों पे आज आशीष सूद जो है वो बैठक भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं मैप भी बना सकते हैं कि आखिर किस प्रकार से दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है इसे भी मजबूत किया जा सके। इसी बीच पर्यावरण मंत्री भी जो है वो भी लगातार जो दिल्ली के कचरे के ढेर हैं, जैसे भलशुआ हो गया, इन सभी चीज़ों के जो कचरे के ढेर हैं उसको लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और उसमें जितनी भी और भी मशीनें बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे वो सभी कचरे के जो ढेर हैं उसको काटा जा सके और उससे जो पॉल्यूशन बढ़ता है इन सभी चीज़ों पे निरीक्षण किया जा सके। तो इन सभी चीज़ों को लेकर लगातार जो दिल्ली सरकार है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ईशा, आपके पास एक बार फिर से आते हुए। ईशा, तो देखिए जासूसी कांड को लेकर लगातार आप अपडेट्स दे रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह से मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी बीच पंजाब के DGP गौरव यादव ने भी इस मामले में बड़े खुलासे किए हैं। उन खुलासों में क्या कुछ जानकारी खास निकल कर आई है? देखिए, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में गुरदासपुर से 2 युवकों को पकड़ा गया था 2 दिन पहले ही, और उनसे जिस तरीके से जांच में सामने आया है, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि सरहदी इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ से कई ऐसे युवक हैं जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में हैं और इसके ज़रिए जो जासूसी है वो करवाई जा रही है और जो इनपुट्स हैं वो लिए जा रहे हैं। जो इनपुट्स भी हैं वो धार्मिक स्थलों के और सैन्य ठिकानों के लिए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो संवेदनशील इलाके हैं उनकी कहीं ना कहीं इनपुट पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं वो लेने की कोशिश जासूसों के माध्यम से कर रही है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि राज्य के भीतर ही युवक कहीं ना कहीं इसके गिरफ्त में हैं और जासूसी पाकिस्तान के लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सरहदी इलाकों की बात करें तो ये पता चल पाया है कि सरहदी इलाकों में से हर एक गांव से जो युवक हैं वो जासूसी में संलिप्त हैं। NIA की तरफ से फिलहाल निगरानी भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पंजाब पुलिस अपनी जांच कर रही है। अगर साथ में BSF की बात करें, क्योंकि 50 किलोमीटर का जो दायरा है सीमावर्ती जो इलाका है पंजाब का पाकिस्तान के साथ सटता है वो BSF के अधीन आता है, तो BSF की तरफ से भी अपनी चौकसी बढ़ाई गई है। लेकिन जो पंजाब की DGP का भी ये कहना है कि देखिए जासूसी जो है खाली पंजाब तक ही सीमित नहीं है। जो 2 युवक गुरदासपुर से भी गिरफ्तार हुए हैं जासूसी के मामले में, उन्होंने ये खुलासा किया है कि जम्मू कश्मीर में भी जासूस हैं, इसके अलावा राजस्थान में भी जासूस हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। धार्मिक स्थल की अगर बात करें, जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं या सैन्य ठिकाने, उनकी जासूसी लगातार की जा रही है। इसके अलावा जो YouTube चैनल हैं या जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं उनके अकाउंट से पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है और कहीं भी कुछ संदिग्ध पाया जाता है तो तुरंत उन्हें हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है और माना जा रहा है कि ये जो पूछताछ है ये लंबी चल सकती है। जी ठीक है पल्लवी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए। पल्लवी, देखिए जासूसी कांड में लेकर आपसे भी अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जासूसी कांड के तार कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली से भी जुड़े हुए नजर आए और राजधानी दिल्ली की सुरक्षा इस वक्त काफी ज्यादा खास मानी जा रही है, क्योंकि देखिए जो प्रमुख गतिविधियां हैं वो यहीं से कंडक्ट होती हैं और ऐसे में आतंकियों के निशाने पर पहले भी कई बार देखा गया है कि राजधानी दिल्ली है। तो जासूसी कांड को लेकर जैसा कि कल आपने ये जानकारी दी थी कि 2 लोगों की गिरफ्तारी यहां से भी हुई है, उनसे पूछताछ में क्या अभी तक कोई खास
खास इनपुट्स निकल कर आए हैं। देखिए, जिस तरीके से मनीषा अगर बताते चलिए, आज सीलमपुर से एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो भारत की खबरें पाकिस्तान को देता था और उसको पुलिस ने अपने कस्टडी में भी ले लिया है और उससे पूछताछ भी जारी है और उसके क्या क्या जितने भी चीज़ें हैं उसके फ़ोन को भी अपनी हिरासत में ले लिया गया है और वो कहाँ कहाँ गया था, क्या क्या उसकी एक्टिविटी थी, इन सभी चीज़ों पर पुलिस लगातार निरीक्षण भी करती हुई दिखाई दे रही है। साथ में जिस प्रकार से कल भी 2 ऐसे आतंकवादी के रूप में पकड़े गए थे जिनको पुलिस अपने कस्टडी में ले लिया था और उसके बाद से उनसे भी लगातार जो है वो बात विमर्श की जा रही है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस प्रकार से वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ वो भारत की मैसेज जो पाकिस्तान को पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सभी चीज़ों पे लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो काम करती हुई भी दिखाई दे रही है और जितने भी सीलमपुर हो गए और जितने भी ऐसे झुग्गी झोपड़ियों की चीज़ें हो गई जहाँ से बांग्लादेशी भी आते हैं और कई ऐसी खबरें आती रहती है दिल्ली से कि बांग्लादेशी के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पासपोर्ट बनाते हैं अवैध रूप से। तो इन सभी चीज़ों पे जो पुलिस की निगरानी है वो काफ़ी पैनी हो चुकी है और लगातार वो निरीक्षण भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कस्टडी में भी लोगों को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई भी उनका संबंध अगर पाकिस्तान से दिख रहा है तो उन्हें तुरंत कस्टडी में लेके पूछताछ करना शुरू कर दिया गया है। साथ में अगर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से लगातार जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है उसे हाई अलर्ट पे कर दिया गया है और साथ में जिस प्रकार से अभी जो पाकिस्तान के संबंध में लोग हैं उनको भी पुलिस अपने कस्टडी में लेती हुई दिखाई दे रही है और लगातार उनसे पूछताछ भी करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम गतिविधियों से अपडेट कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और पल पल का अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और एक बार फिर से रिपोर्टर्स लाइव सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जिसमें शहर दर शहर हमारे साथ हमारे खास संवाददाता जुड़ते हैं और शहरों की प्रमुख खबरों से रूबरू कराते हैं। और इसी बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ अजहर हुसैन श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। तो राजकुमार, आपके पास आते हुए राजधानी दिल्ली के क्या कुछ हाल हैं, क्या कुछ खास खबरें हैं और दिल्ली से सटे हुए एनसीआर को लेकर क्या कुछ प्रमुख खबरें? राजकुमार, देखिए मनीषा, निश्चित तौर पर आज 23 तारीख का दिन है और 23 तारीख का दिन को अगर हम देखें तो आज तिरंगा यात्रा का अंतिम दिन है और आज किस तरीके से इस तिरंगा यात्रा का समापन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इस जो ऑपरेशन सिंदूर है इसकी सरकार ने शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद जिस तरीके से सेना ने पाकिस्तान के घुटने टिकवाए, इन तमाम चीज़ों को अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाना था और उसको पहुंचाने के लिए केवल राजनीतिक जो संगठन है वही एक महत्वपूर्ण रास्ता बनता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई और जिला स्तर तक, जहां पर जिला अध्यक्ष होते हैं हर जिले में, जिला स्तर तक इन तिरंगा यात्राओं को निकाला गया। आज 23 तारीख है, आज इसका अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन के बाद इसकी समीक्षा होगी कि किस तरीके से इसको चीज़ों को चलाया गया है। अगले ये रविवार, आज परसों की अगर बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। मन की बात के कार्यक्रम को भी लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह की रणनीति बनाई है। तमाम जो जिले के स्तर के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता एक संदेश अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं और सरकार की एक मंशा यही है कि संगठन के माध्यम से भी लोग एक्टिव रहें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, और इस मसले को लेकर, समीक्षा को लेकर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है वहाँ से लेकर जिला कार्यालय तक लोग जुड़ेंगे आपस में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो स्थिति है वो बनती है। मौसम की यदि बात कर लें तो मौसम की जिस तरीके से परसों शाम को भारी बवंडर हुआ, उस बवंडर के बाद जिस तरीके से पूरे एनसीआर में यदि बात करें तो आधा दर्जन के आसपास लोगों की मृत्यु हुई और तमाम जो पेड़ थे वो उखड़ गए, तमाम बिजली के पोल जो थे वो गिर गए। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं मौसम ने जो है वो राहत की जो सांस है वो आम आदमी को दी है और आम आदमी थोड़ा सा गर्मी से निजात पाया हुआ है। तो निश्चित तौर पर इसको भी एक आम आदमी से जुड़ी हुई जो गतिविधि है उसके तौर पर माना जाना चाहिए। उसके अलावा अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कनिमोई के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल गया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जापान वो पहुंच गया है और जापान के टोक्यो में जाके एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक, वहाँ के राजनयिक, वहाँ के जिम्मेदार जो राजनीतिक जो पदाधिकारी हैं उनके साथ वो एक बैठक करेंगे और बैठक करके
तमाम तथ्यों को, जो उनके सवाल होंगे उन सवालों के वो जवाब देंगे और पूरी दुनिया में एक जो है माहौल बनाने का प्रयास पूरा किया जा रहा है। पहले से 2 प्रतिनिधिमंडल और देशों में गए हुए हैं। ये तकरीबन 2 दर्जन के आसपास जो देश हैं, इन देशों का दौरा कर रहे हैं वो लगातार एक माहौल बना, और इसका एक हिंदुस्तान की राजनीति में एक अलग तरीके का, मतलब पहला एक, मैं तो इसको ये कहूँगा कि पहला एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि पूरे जो विपक्ष के जो सांसद हैं, उन सांसदों का भी एक प्रतिनिधिमंडल जो है इस समय विदेश के दौरे पे है, और वो सरकार की नीतियों को दुनिया तक पहुंचाना, क्योंकि हम दुनिया के 5वें जो पायदान है उस पर खड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं हम एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनने की तरफ अग्रसर हैं। तो पूरा एक माहौल जो है वो बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। एक जो बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आ रही है सतपाल मलिक से जुड़ी हुई खबर आ रही है। सीबीआई ने एक मुकदमा दायर किया था, और एक परमाणु जो एक परियोजना थी, 22,000 करोड़ रुपए के आसपास की वो परियोजना थी, और उसमें कुछ लेन देन का कुछ जो उसमें पेमेंट्स हुई हैं उनको लेकर, तो उस समय जम्मू कश्मीर की जो कमान थी वो सतपाल मलिक के हाथ में थी, और सतपाल मलिक वहाँ के गवर्नर थे। धारा 370 को समाप्त कराने में उनका बहुत अहम योगदान रहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक जो पार्ट है उस पार्ट को उन्होंने पटल पे लाए, तो उसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण सीबीआई ने जो है मुकदमा दर्ज किया है, और उनसे पूछताछ करने की तरफ अग्रसर है। इसकी प्रगति जो है वो हो रही है। हॉस्पिटल में है वो, और हॉस्पिटल से उन्होंने एक ट्वीट करके मैसेज देने का प्रयास किया कि मेरा समय जो है इस समय बहुत जो है संवेदनशील है। तो ये जो गतिविधियाँ हैं, इन गतिविधियों के आसपास आज जो है हिंदुस्तान की राजनीति कहीं ना कहीं गरमाएगी। ठीक है, श्रीनगर से अजहर हुसैन, और इस बीच हमारे साथ देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। पर अजहर, आपके पास पहले आते हुए, अजहर घाटी में अभी फिलहाल किस तरह से हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं? सीमावर्ती क्षेत्रों में किस तरह से हलचल तेज होती हुई? देखिए मनीषा, अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले हम जो किश्तवाड़ में कल से लगातार जो एक इनकाउंटर चल रहा है, एक बड़ा इनकाउंटर चल रहा है। आपको बता दूं कि किश्तवाड़ में कल जो सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि वहां पे सिंहपुरा एक इलाका है, घना जंगल है, वहां पे ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको इंफॉर्मेशन मिली, इनपुट मिली। बाद में सेना और जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वहां पे पहुंची और सर्च अभियान शुरू कर दिया इस घने जंगल का। और इस घने जंगल के दौरान जो है मिलिटेंट्स के द्वारा एक कंटैक्ट्स हो गए, और इस तरीके से ये सर्च अभियान जो है एक इनकाउंटर में तब्दील हो गया। और लगातार वहां पे कल से जो है फायरिंग की आवाजें सुनाई दी, और लगातार अभी तक, हालांकि रात के अंधेरे की वजह से ये ऑपरेशन जो है रात के लिए जो है स्थगित कर दिया गया था, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग जो ही जो है सूरज की किरणें निकली और एक बार फिर जो है ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। और इस ऑपरेशन के बाद में जो खुद डीजीपी जो है जम्मू के, वो खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि वो मौके पे भी पहुंचे और वहां पे भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मजीद टुकड़ियां हैं उनको वहां पे बुला दी गई है, और साथ ही साथ जो है चॉपर्स के जरिए और ड्रोन्स के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। काफी घना इलाका है और काफी घने इलाके के दौरान इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अभी तक जो अपडेट है इसमें, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि जो एलईटी का जो टॉप कमांडर सैफुल्लाह बलोच, जो काफी जो इनकाउंटर में जिसकी ये तस्करा हुआ कि वो मारा गया, लेकिन बाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की पुष्टि थी कि वो अभी जिंदा है, तो इस तरीके से वो काफी हिट लिस्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफी हाई रडार में था। लेकिन इस बार ये जो इनकाउंटर है इसमें कंफर्म है कि जो सैफुल्लाह बलोच है वो जैश मोहम्मद का जो टॉप कमांडर है बताया जाता है, इसको यहाँ पे जो है मार गिराया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पे कुछ जवान भी जख्मी हो गए हैं, और उनमें से एक जवान की यहाँ पे शहादत भी मासूल हुई है, उसकी शहादत भी यहाँ पे पेश हुई है। और इस तरीके से अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि इस घने इलाके में 3 से 4 मिलिटेंट जो है अभी भी यहाँ पे फंसे हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जो है पहले घाटी से है। अगर दूसरी खबर की हम बात करें एलओसी सेक्टर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट इलाके से, तो वहां पे भी जो है आज सुबह जो है एसआई की टीम वहां पे नमूदार हुई, और आनन फानन तकरीबन 10 से 11 लोकेशंस पर उन्होंने छापामार कार्रवाई अंजाम दी। डिस्ट्रिक्ट पुंछ का जो डीपीएल है, यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के सटीक में एक रेजिडेंशियल हाउस है जो बताया जाता है एक गवर्नमेंट टीचर का है, तो वहां पे छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। हालांकि ये जो अभी इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसी के अरेस्ट या क्या इसमें अभी अपडेट है, ये अभी सामने नहीं आया, खुल के सामने नहीं आया। लेकिन अभी भी ये जो तपिश है, ये जो रेड्स है, ये बराबर जारी है।
और सुरनकोट वगैरह वहां पे भी इस पूंछ इलाके में एसआई की तरफ से ये रेड जो है लगातार जारी है। तो दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें हीट वेव के हवाले से, मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसम जो है दिन ब दिन यहाँ पे हीट वेव का जो प्रकोप है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि यहाँ पे एक बड़ी खबर जो सामने आई वो इस प्रकार से कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की जानिब से एक जो है ऑर्डर इजरा किया गया कि जिस तरीके से यहाँ पे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, पिछले 1971 के बाद में इस तरीके का जो टेम्परेचर है इस मई के महीने में कश्मीर को देखने में एक शॉकिंग वाला जो है यहाँ पे न्यूज जो है वो सामने आती है। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री की जानिब से एक ऑर्डर इजरा किया गया, जितने भी घाटी के स्कूल है जो प्राइवेट है या गवर्नमेंट स्कूल है, उनकी जो टाइमिंग है वो चेंज कर दी है। मॉर्निंग जो है मॉर्निंग तकरीबन 8:30 बजे से 2:30 बजे, दिन के 2:30 बजे तक स्कूल चलेगा और इस दौरान जो है मॉर्निंग असेंबली भी यहाँ पे स्थित कर दी गई है। इसी हवाले से अगर हम बात करें कि म्युनिसिपल कमेटी के बाद में जो बाकी स्कूलों की बात करें तो वहां से तकरीबन जो टाइमिंग बताई गई है वो 9 से 3 बजे की जो वहां पे टाइमिंग है वो बताई गई है। दूसरी जानिब जो हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि बच्चों और बुजुर्गों को जो है दिन के 12 बजे से 4 बजे तक बाहर जाने से गुरेज करने की हिदायत दी गई है और साथ ही साथ मजीद फ्लूइड पीने और पानी वगैरह उसका भी एहतमाम जो है वो करने, क्योंकि इस मौसम की में अक्सर बेशतर जो बच्चों में जो है बच्चों और बुजुर्गों में हार्ट अटैक और बाकी चीजें जो है बीमारियां हैं वो देखने को मिल रही है। इस प्रकार से जो यहाँ पे मौसम है वो दिन ब दिन तपता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार से अगर हम जम्मू क्षेत्र की बात करें इस वेदर डिपार्टमेंट के हवाले से, जम्मू क्षेत्र में भी लगातार जो है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी वहां पे भी मिल रही है। वहां पे दिन का जो तापमान है तकरीबन 40 डिग्री जो है अभी रिकॉर्ड किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस गर्मी की वजह से जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इसी प्रकार से एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मनीषा, ठीक है, उपेंद्र आपके पास आते हुए, उपेंद्र शहर और प्रदेश की प्रमुख खबरों का जानकारी दें और साथ ही साथ चारधाम यात्रा को लेकर भी अपडेट दें। देखिए, सबसे बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा है उसको लेकर जिस तरीके से जो केंद्रीय एजेंसी है लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ जो वीडियोज हैं उसमें ये देखा गया है उनके प्रोफाइल में एक जो वीडियोज चल रहे हैं उसमें ये भी देखा गया है कि उत्तराखंड में जो है उनकी हलचल जो है वो देखी गई है। वहां पर भी कई बार जो है ज्योति मल्होत्रा जो है यहाँ पहुंची हैं और उन्होंने जिस तरीके से पिछले साल गंगोत्री और बद्रीनाथ और केदारनाथ का दौरा भी किया, वहां पर उन्होंने दर्शन भी किए, उनका वीडियो भी जो है जिस तरीके से वायरल हुआ है। साथ ही साथ उत्तराखंड के रास्ते से होकर जो है वो नेपाल भी गई हैं। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट पर है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है यहाँ पर दिए गए हैं और साथ ही साथ जांच एजेंसियां जो है वीडियो की पूरी जांच जो है वो कर रही हैं कि किन किन से लोगों से जो है ज्योति मल्होत्रा जो है उत्तराखंड में मिली है। इन तमाम चीजों को जो है वो देखा जा रहा है। हालांकि आईजी गढ़वाल का ये मानना है कि अभी इस तरीके के कोई इनपुट जो है वो नहीं मिले हैं कि ज्योति मल्होत्रा उत्तराखंड में सिर्फ घूमने के पर्पज से आई थी या किसी प्रकार की कोई जासूसी करने के पर्पज से जो है यहाँ पर आई थी। इस तरीके के इनपुट जो है वो नहीं मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरीके से खोजबीन जो है वो चल रही है कि उत्तराखंड में आने के बाद वो कहाँ कहाँ रही, कहाँ कहाँ किन किन लोगों से जो है वो मिली और किस तरीके से जो है यहाँ पर जो गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ में जिस तरीके से उन्होंने भ्रमण किया वहां पर किस तरीके से रहे, किन किन लोगों से मिले, इनकी तमाम चीजों की जांच जो है वो लगातार जो है वो चल रही है। दूसरी अगर बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सत्यापन अभियान लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से देहरादून शहर में जो है वो चलाया जा रहा है और ऐसे में कई बांग्लादेशी भी जो है वो पकड़े भी गए हैं, उनसे पूछताछ लगातार कर रही है। केंद्रीय एजेंसियां भी बांग्लादेशियों से जो है पूछताछ कर रही है और जल्द जो है अब इनको यहाँ से उत्तराखंड से जो है उनके राज्य बांग्लादेश जो है वो भेजने की तैयारी जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो मजदूरी के लिए जो है वो यहाँ पर आए थे और एक गैंग जो दिल्ली का एक बड़ा गैंग है वो उनको जो है वो यहाँ पर लाता था और उनको जो है देहरादून, रुड़की, हरिद्वार इन जगहों पर जो है मजदूरी के लिए जो है वो छोड़ देता था। और जिस तरीके से जो बांग्लादेशी जो यहाँ पर पकड़े गए हैं उनमें एक हिंदुस्तानी महिला भी है जिनके साथ वो रहते थे। इन तमाम चीज़ों की जाँच जो है वो चल रही है। केंद्रीय एजेंसियाँ जो है लगातार पुलिस प्रशासन जो है सीधा संवाद जो है वो कर रही है और उनसे जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। खुद मुख्यमंत्री
मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर रात जिस तरीके से बैठक की, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जितने भी यहाँ पर अवैध तरीके से जो रह रहे हैं उनको जो है यहाँ से भेजा जाए, उन पर कार्रवाई जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है और यहाँ पर की जाए, चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, तमाम जो ऐसे लोग हैं और जिस तरीके से जो जासूसी वाले जो लोग हैं जो यहाँ के इनपुट्स जो है बाहरी देशों को जो जिस तरीके से देते हैं, इस तरीके के अगर कोई संदिग्ध लोग अगर पाए जा रहे हैं तो उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए और अवैध तरीके से जो भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनकी तलाश जो है वो यहाँ पर की जाए। इसको लिए कड़े से सत्यापन अभियान जो है वो चलाया जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री भी पूरी तरीके से जो है वो सख्त नजर आ रहे हैं। उनके साफ लहजे से उन्होंने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर जो है पुरजोर तरीके से सत्यापन अभियान जो है वो चलाया जाए। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम आज भी जो है कई जगहों पर जो है मौसम खराब होने वाला है। जिस तरीके से जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर आज भी कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। तेज बारिश के साथ इस तरीके से ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। मौसम विभाग का मानना है कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और जिस तरीके से जो बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, इन जगहों पर जो है भारी बारिश होने की चेतावनी जो है मौसम विभाग की ओर से जो है जारी किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि शाम के समय पर जो है कई जगहों पर जो है तेज बारिश होने की संभावना है। ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं और ऑरेंज अलर्ट जो है प्रदेश भर में जो है वो जारी किए गए हैं। जिस तरीके से जो चारधाम यात्राएं जिस तरीके से चल रही हैं, ऐसे में जो चारधाम रूट पर जो चलने वाले जो लोग हैं उनको साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वेदरकास्ट देखकर जो है वो चारधाम यात्रा करें। साथ ही साथ अगर मौसम खराब हो रहा है तो अपने सुरक्षित स्थानों पर पहले चले जाएं, क्योंकि तेज बारिश के साथ साथ जिस तरीके से जो तेज हवाएं चलेगी वो थोड़ा सा नुकसान जो है वो पहुंचा सकती है। तो ऐसे में मौसम विभाग की ओर से पूरी तरीके से अलर्ट जो है वो किया गया है। चौथी खबर की अगर बात की जाए चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा पूरी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से जो है वो चल रही है। लगभग 10 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं ने चारधामों के दर्शन जो है वो कर लिए हैं और 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जिस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन चारधाम के लिए किया है। लगातार सुचारू रूप से चारधाम यात्रा चल रही है। चारों धामों में केदारनाथ में सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो है वो पहुंचे। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ में दर्शन कर लिए हैं। वहीं बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भी काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से पहले देखा जा रहा था कि काफी कम संख्या में उस तरीके से श्रद्धालु जो है चार धामों की ओर नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे श्रद्धालुओं का जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, ऐसे में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी कल जिस तरीके से हरिद्वार में निरीक्षण किया, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अब जो है धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या में, श्रद्धालुओं की संख्या में जो है बढ़ोतरी हो रही है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु जो है चार धाम का रुख जो है वो कर रहे हैं। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से हेमकुंड साहिब के लिए जो है पहले जत्थे को जो है वो रवाना किया गया है। 25 मई को जिस तरीके से हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुलने हैं, उसको लेकर भी पूरी तैयारी प्रशासन और सरकार की ओर से जो है वो की गई। हेमकुंड साहिब के रास्ते को पूरी तरीके से जो साफ कर दिया गया है। जो 10 से 12 फीट की जो बर्फ वहाँ पर जमी हुई थी उसको जो है हटाने का काम जो है प्रशासन और मजदूरों के द्वारा जो है वहाँ पर किया जा रहा है। और जल्द ही जिस तरीके से अब 2 दिन ही जो जिस तरीके से कपाट खुलने के लिए बचे हुए, क्योंकि 25 मई को कपाट खोलने हैं, तो ऐसे में पूरी तैयारी जो है वो कर दी गई है। पहले जत्थे को भी मुख्यमंत्री की ओर से रवाना कर दिया गया है। 40,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है कर दिया है और साथ ही साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी अब ऋषिकेश से जो है वो शुरू हो गया है। तो यानी कि जो हेमकुंड साहिब भी जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं। 25 मई को जो है कपाट खुलने हैं और कल से ऋषिकेश में जिस तरीके से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है और पहला जत्था जो है मुख्यमंत्री ने जो है रवाना कर दिया है। ठीक है राजकुमार, एक बार फिर से आपके पास आते हुए राजकुमार, आज राजधानी दिल्ली में देखिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये कार्यक्रम किन महीनों में बेहद खास रहने वाला है और इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा, पूरी दुनिया में इस समय हिंदुस्तान जो है एक बहुत अच्छी आर्थिक जो व्यवस्था है वो बन के उभरा है और इस समय दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट जो है वो हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है। तो ये जो
इन्वेस्ट जो समिट होती हैं, इसमें कहीं ना कहीं पुरानी जो कंपनियां हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन सबको एक पटल पर लाने का प्रयास किया जाता है। जिस तरीके से अगर हम इसके थोड़ा सा और इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस तरीके की समिट जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में नोएडा में होती रही हैं, और नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका शुभारंभ किया है। तो तमाम तकरीबन मेरे ख्याल से 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो आना था। उनके जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को ज़मीन मुहैया कराई गई है। उन सब का जो रिव्यू है वो रिव्यू करने का जो प्रयास है वो निरंतर चलते रहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है कि पूरी दुनिया के लिए उन्होंने अपने जो द्वार हैं वो खोल रखे हैं कि अगर पूरी दुनिया से अगर इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान के अंदर आएगा तो निश्चित तौर पे रोजगार की अधिक संभावनाएं बढ़ेंगी, औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी, औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो डॉलर आएगा। मतलब अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो रुपया है वो मजबूत होगा। इसको लेकर सरकार निरंतर प्रयास करती रहती है, और ये जो समिट है ये समिट भी उसी का एक हिस्सा है। उसके अलावा और एक बड़ी खबर नोएडा से अभी मिली है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर जो श्रद्धालु हैं, तकरीबन 100 के आसपास ऐसी संस्थाएं हैं कि जो वहाँ पर अमरनाथ यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालुओं के लिए वहाँ पर भंडारे का आयोजन करती हैं। उनके एक कोर जो कमेटी है उस कोर कमेटी की बैठक आज नोएडा में हो रही है। तकरीबन 3 बजे के आसपास वो बैठक नोएडा में होगी कि आगे किस तरीके से अमरनाथ यात्रा के लिए, अभी हालांकि क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरीके की परिस्थितियाँ पहलगाम और ये जो पूरा जम्मू कश्मीर है उसके आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था है उस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी तक कोई भी जो गाइडलाइन है वो जारी नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां निरंतर जारी हैं। 28 तारीख को पहला जत्था निकालने की जो है तैयारी चल रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर लोग जो है आज एक बैठक कर रहे हैं। उस बैठक के बाद किस तरीके का उनके फैसले होते हैं, किस तरीके के वो निर्णय लेते हैं, वो सामने आते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और ये जो आपका मूल सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है, क्योंकि देखिए ये जो समिट हो रही है ये समिट ऐसे समय में हो रही है जब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो थोड़े से कहीं ना कहीं कटु हुए हैं। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सांसदों के जो प्रतिनिधिमंडल भेजे गए हैं, ये प्रतिनिधिमंडल उस जो मर्म है उस मर्म को समझकर कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को एक संदेश सरकार देना चाहती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में जाकर और अपना एक संबोधन किया, और उस संबोधन के अंदर उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदुस्तान जो है अब उभरता हुआ हिंदुस्तान है। तो ये जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, व्यापारिक गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां, क्योंकि लोगों के बीच में एक कहीं ना कहीं एक जो व्यवस्था है, जब ये युद्ध का दौरान चला तो किस तरीके से व्यापार चलेगा व्यापारियों के अंदर, क्योंकि चीन और आसपास के जो देश हैं उनके साथ निरंतर कंपनियां जो हैं वो आदान प्रदान करती रहती हैं। तमाम तरह की फेक न्यूज़ जो है वो चली, उन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं विराम लगाने का सरकार का एक निर्देश है। और सरकार एक संदेश देना चाहती है कि व्यापार को लेकर तमाम तरह की गतिविधियां जो है, हमारा जो विरोध है, हमारा विरोध आतंकवाद के साथ है, हमारा विरोध पाकिस्तान के साथ कभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आतंकवाद को पलवित पोषित किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसकी रीढ़ को तोड़ने का काम किया जाएगा। और ये संदेश पूरी दुनिया को, ये जो समिट है, व्यापारिक समिट जो होती है, जो इन्वेस्टर समिट होती हैं, इन समिट के थ्रू एक मैसेज यही देने का पूरी दुनिया को निर्देश है कि अगर बाहें पसार के वो आना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है अजहर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए अजहर, तो देखिए जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे कि आज नोएडा में भी अमरनाथ यात्रा को लेकर खास बैठक का आयोजन है। वहीं राजधानी दिल्ली की भी बात करें तो प्रदेश की राजधानी में भी अमरनाथ यात्रा को लेकर हलचल तेज होती हुई बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर अमरनाथ यात्रा को लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और ये यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसको लेकर कैसे आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए मनीषा, लगातार जिस तरीके से दिल्ली में भी बैठकें हो रही है अमरनाथ यात्रा के हवाले से, और इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के भी जो चीफ मिनिस्टर है और उसके साथ साथ जो राज्यपाल है वो भी लगातार जो है सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से, इंतजाम के हवाले से लगातार मीटिंगें ले रही हैं। हालांकि जो कुछ ही दिन गए थे जब चीफ मिनिस्टर जो है बडगाम के जो है तुलमुला इलाके में गए थे, गांदरबल के तुलमुला इलाके में गए थे, जहां पे माता खीर भवानी मंदिर का वहां पे दर्शन करके और वहां पे भी एक मीटिंग ली। और उस मीटिंग के दौरान जब उन्होंने मीडिया से बात किया तो मीडिया से उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया कि 2 यात्राएं अभी आने वाली है, जिसमें सबसे पहले जो खीर भवानी मेला है जो 3 दिन तक लगेगा, और उसके बाद में अमरनाथ यात्रा जो ही स्टार्ट होगी तो उसके बाद में किस ओर से यहाँ पे जो है टूरिज्म की जो स्थिति है वो किस ओर बैठती है। लेकिन लगातार इस पे भी बैठे
बैठकें हो रही है। फिलहाल इस पे जो है हतमी शक्ल यानी फाइनल डेट इस पे सामने नहीं आया, लेकिन जितने भी जिस तरीके से इंतजामात की हतमी शक्ल ली जा रही है, सिक्योरिटी रिव्यू ली जा रही है, तो इस हवाले से लग रहा है कि जो डेट है, जो अमरनाथ यात्रा का जो अपना मुकर्रर तारीख है, और उसी प्रकार से और उसी तारीख पे वो अमरनाथ यात्रा जो है वो स्टार्ट होगी। और आशंका ये भी लगाई जा रही है कि इस बार जो सिक्योरिटी सिनेरियो के जो है कड़े इंतजाम किए जाएंगे, नेशनल हाईवे से लेके तुलमुला गांदरबल तक और गांदरबल से लेके पहलगाम के जहां से भी ये जत्थे जाएंगे, रवाना होंगे, पर्टिकुलरली जो नुनवन बेस कैंप है पहलगाम का, वहां से भी ये श्रद्धालु जाएंगे और वहां से भी खुसूसी जो है मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अलर्ट पे रखी जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जी ठीक है, तो तमाम सहयोगियों का खास जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।